नमस्कार। यदि आप सभी के दिमाग में एक सवाल आता है कि आईएसओ है क्या? क्यों इतने सारे लोग आईएसओ 9001, 14001, 45001, 127,001, 20,001 लिखते हैं? क्यों इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ये सर्टिफिकेशन लेती हैं? ये आईएसओ है क्या? कहाँ से आया? ये सरकारी है कि गैर सरकारी है? इसे लेना आवश्यक है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कहाँ से आया था ये? अगर ये सभी सवाल, इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में होते हैं या आप जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम चर्चा करेंगे आईएसओ के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ आईएसओ। हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है भारत मांगलिक और मैं 1997 से आईएसओ की प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ। आज आप सभी के बीच इस उद्देश्य से कि एवरीथिंग अबाउट आईएसओ, मतलब आईएसओ के बारे में सभी कुछ एक वीडियो में डालना संभव नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे और वीडियोस भी बनाएं। और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको किस तरीके की आईएसओ से रिलेटेड जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी जानकारी इतनी मेरे पास है और मैं इकट्ठी कर सकती है आपको दें। चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है भारत मांगलिक और आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ आईएसओ, आईएसओ के इतिहास के बारे में। चलिए शुरू करते हैं चर्चा आईएसओ के बारे में। आईएसओ 1946 में 25 देशों के 25 कंट्रीज के 65 डेलीगेट्स, 65 लोग इस कंट्री, अलग अलग कंट्रीज से, लंदन के एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, उसमें इकट्ठे हुए एक कॉमन सोच के साथ कि कुछ ऐसा करते हैं जो कि आने वाले टाइम में सभी देशों में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आए। उस उद्देश्य से सभी लोग 1946 में मिले, उनके बीच में कुछ बातें हुई, इन प्रिंसिपल किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, लेकिन कोई डिक्लेरेशन नहीं दी और उस काम को थोड़ा थोड़ा सा आगे चलाते रहे। 1947 जब हिंदुस्तान, भारत, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया अपना एग्जिस्टेंस एक साल के बाद with 67 टेक्निकल कमिटीज, 68 टेक्निकल कमिटीज के साथ में। बेसिकली एक प्रिंसिपल है, एवरीबॉडीज जॉब इज नोबडीज जॉब। अगर एक इंसान सारे काम करेगा या हर इंसान सारे काम करेगा तो वो काम नहीं हो सकता है। इसी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए 67 टेक्निकल कमिटीज बनाई 1947 में, जब आईएसओ ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आया। हर एक टेक्निकल कमेटी को एक अलग अलग काम दिया गया, एक अलग अलग वर्क असाइन किया गया कि वो लोग क्या काम करेंगे। उसके बाद लगभग 2 साल तक लोग रिमोटली काम करते रहे। 1949 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में जिनेवा एक जगह है, वहां पे एक प्राइवेट हाउस, एक प्राइवेट मकान में 3-4 कमरों का छोटा सा मकान, पहला ऑफिस लिया। 2 साल तक सभी लोग अपने अपने घर से रिमोटली काम करते रहे। पोस्ट कोरोना आज की तारीख में ये एक नया फैशन या नई जरूरत महसूस हुई। आज की तारीख में हम सभी लोग कन्वर्सन है इस चीज से कि वर्क फ्रॉम होम एक चीज होती है जहाँ पे कि लोग अपने घर पे रह के काम करते हैं और दूरसंचार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से टच में रहते हैं और अपना वर्क करते हैं। 1947 से लेके 1949 तक सभी लोग रिमोटली काम करते रहे। इनफैक्ट उसके बाद भी काम करते रहे रिमोटली, लेकिन पहला ऑफिस 1949 में डिक्लेयर किया गया, वो भी एक प्राइवेट हाउस में। ऐसा नहीं है कि लैविश बिल्डिंग ले ली गई और उसमें कंट्रीज इन्वॉल्व थी तो बहुत सारे फंडिंग हो रही थी, ऐसा नहीं है। एक छोटे से प्राइवेट हाउस में एक ऑफिस खोला गया। 1950 में फिर जब डिक्लेयर कर दिया 1949 में, उसके 1 साल के बाद 5 लोगों को हायर किया सेंट्रल सेक्रेटरीट के रूप में। ये भी नहीं है कि बहुत जल्दी से ऑफिस खोल लिया है तो काफी सारे लोगों को, 67 टेक्निकल कमिटीज काम कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर लें और ऑफिस में भर लें और वो काम करेंगे।
पांच मेंबर की एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया गया। उस ऑफिस में 1950 में, एक साल के बाद, 5 लोगों को हायर किया काम करने। तो 1950 में 5 सेक्रेटेरिएट आ गए। 1947 से ऑफिशियली 1947 से ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आ गई। 1951, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है 51, सनातन धर्म के हिसाब से 51 शुभ संख्या भी है। 1951 में आईएसओ का सबसे पहला स्टैंडर्ड आया, उसका नाम था आईएसओ R1 1950। R1 उसका नंबर था, वो था टेम्परेचर फॉर इंडस्ट्रियल लेंथ एंड मेजरमेंट। बेसिकली इंडस्ट्रियल लेंथ एंड मेजरमेंट के ऊपर और टेम्परेचर को लेके एक स्टैंडर्ड बनाया ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। मैंने आपको बताया उद्देश्य आईएसओ का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन को बनाने का पर्पस यही था कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाए जाए, ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जाए जो सभी कंट्रीज, जो कंट्रीज चाहे, मतलब ऐसा कोई कंपल्सन नहीं था कि सभी कंट्रीज को मानना। जो कंट्रीज अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को बाकी लोगों के साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी हो ताकि सभी लोग सारी चीजें समझें। सभी की लैंग्वेज अलग है, सभी का कल्चर अलग है, सभी की सोच अलग है। हो सकता है कि मेजरमेंट भी अलग हो, यूनिट्स भी अलग हो, क्वालिटी में डिफरेंस हो। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए 1951 में पहला स्टैंडर्ड आया जिसका नंबर रखा गया R1। उसके बाद फर्स्ट में 1952 में आईएसओ का पहला जनरल आया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से समझ दिया जाता है। उसके बाद 1955 मई में थर्ड जनरल असेंबली हुई। उससे पहले नेचुरली जब थर्ड जनरल असेंबली हुई है तो फर्स्ट और सेकंड जनरल असेंबली भी हुई होगी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड जनरल असेंबली टेलीफोनी के माध्यम से, पत्राचार यानी लेटर्स के माध्यम से हुई, वोट्स उस तरीके से दे दिए गए। 1955 में पहली बार थर्ड जनरल असेंबली जब हुई थी तब सभी लोग पहली बार मिले थे। 1947 के बाद 1955 में जितने भी कंट्रीज थे, जितने भी डेलीगेट्स थे, जितने भी टेक्निकल कमिटीज थे, जितने भी सेक्रेटरीज थे, सभी पहली बार एक बार इकट्ठे हुए। सब ने फिजिकली पहली बार सबको देखा कि इस नोबल कॉज के लिए, इस पर्टिकुलर मिशन के लिए कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। 1960 में 5 साल के बाद वर्किंग कंट्रीज के ऊपर काम करना चालू किया। एक सोचिए आई की डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्रीज अभी डेवलप नहीं हुई हैं, जिनको डेवलप्ड कंट्रीज की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता है, वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में WTO WHO ने बनाए हैं। तो वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके बारे में भी सोचना चालू करें, ऐसे स्टैंडर्ड बनाना चालू करें कि उनकी ग्रोथ हो, उनको उस तरीके से उसका फायदा मिल पाए। 1968 में 1968 में एक और स्टैंडर्ड आया, फ्रेट कंटेनर्स। फ्रेट कंटेनर्स बेसिकली ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि सामान लेके एक देश से दूसरे देश में सी के माध्यम से शिप्स के ऊपर लगकर, जो कि कार्गो शिप्स होती है, उन पे कंटेनर्स देते हैं। कंटेनर्स में स्टफ होती है मटेरियल, जितने भी तरीके के मटेरियल होते हैं कंट्री से दूसरे कंट्री में शिप के माध्यम से जाते हैं, वो कंटेनर्स में जाते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे कंटेनर्स को पोर्ट पे रोक देती है और अपने इनलैंड कंटेनर्स में मटेरियल को पलटती है, जिसे कि आम भाषा में हम कहते हैं माल पलटी होना। कुछ कंट्रीज इंटरनेशनल कंटेनर्स को ही अलाउ कर देते हैं अपने कंट्री में इनलैंड घूमने के लिए, तो इन कंटेनर्स को हम कहते हैं फ्रेट कंटेनर्स। इन कंटेनर्स के बारे में 1968 में पहली बार स्टैंडर्ड लेके आए। इसकी मेजरमेंट कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसका नेमिंग कन्वेंशन किस तरीके का होगा, कैसे पता लगेगा ये कौन सी कंट्री से चला है या पैदा हुआ है, किस ऑर्गेनाइजेशन से ये बिलोंग करता है, इसकी लाइफ क्या है, कितने साल, बेसिकली ये फ्रेश है या रिफर्बिश्ड है, रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ, वो सभी क्राइटेरिया इन स्टैंडर्ड्स में लिखे गए। 1968 में फ्रेट कंटेनर्स के ऊपर ये स्टैंडर्ड लिखा गया। 1969 में टेक्निकल नेशनलिज्म का एंड हो गया। टेक्निकल नेशनलिज्म मतलब कुछ कंट्रीज हैं जो टेक्निकली साउंड थे या साउंड बताए जाते थे, कुछ कंट्रीज हैं जो अपने आप को एडवर्टाइज करते थे,
हर पढ़ा लिखा इंसान विद्वान नहीं होता और हर विद्वान पढ़ा लिखा नहीं होता। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि कुछ लोग होते जो पढ़े लिखे होते लेकिन अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको समझा नहीं पाते। तो कुछ नेशंस ऐसे थे जो अपनी टेक्निकलिटी को बता पाते थे, एक्सप्रेस कर पाते थे, समझा पाते थे, लिख पाते थे। तो वो लोग ज्यादा हावी होते थे, वो लोग कहते थे कि भाई हम लोग अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज को ही बताएंगे। तो उस चीज को खत्म करते हुए ये हुआ कि वो हमारा स्लोगन भी है वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया को एक फैमिली मानते हुए सभी की टेक्निकल एक्सपर्टीज लेते हुए कुछ ऐसा किया जाए ताकि नेशनलिज्म को हम पीछे छोड़ के ग्लोबल विलेज की हम बात करें। ये अप्रोच पैदा हुई थी 1969 में। फिर 1971 में 1971 में दो टेक्निकल कमिटीज बनाई। ये दो टेक्निकल कमिटीज बेसिकली बनी थी एनवायरमेंटल फील्ड के लिए। बाकी टेक्निकल कमिटीज अपनी अपनी उसमें काम कर रहे थे स्फीयर में। नई टेक्निकल कमिटीज बनाई थी एनवायरमेंटल फील्ड में, एयर क्वालिटी को लेकर और वाटर क्वालिटी को लेकर काम करने के लिए दो टेक्निकल कमिटीज बनी 1971। उसके बाद जनवरी 1986 में लॉरेंस डी एशर आईएसओ के जनरल सेक्रेटरी बने और यहाँ से काम में स्पीड आनी चालू हुई। कहते ना कि एक इंसान की सोच काफी चीजें बदल सकती है। इफ यू हैव अ गुड लीडर, he or she can lead you through the greater journey. लॉरेंस डी एशर जनरल सेक्रेटरी बने 1986 में। जनवरी 1987 में क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड फर्स्ट एडिशन आया जिसका नंबर है ISO 9001। ISO 9001 1987 में पहला एडिशन आया। हम इसे कहते हैं, ये पहला मैनेजमेंट स्टैंडर्ड था। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हम लोग स्टैंडर्ड्स दो तरीके के स्टैंडर्ड्स कैटेगराइज करते हैं। एक है मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, दूसरा है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। अभी जो हमने बात की वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड था, जैसे कि फ्रेट कंटेनर्स की हमने बात, तो वो एक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड था। एयर क्वालिटी की हम बात करें तो एयर इज अ प्रोडक्ट, इस टाइप की एयर होनी चाहिए। वाटर की हम बात करें तो वो वाटर इज अ प्रोडक्ट, इस टाइप के क्वालिटी होनी चाहिए उस वाटर की। मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके का मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। ये पहला मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, हम इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। इसके बारे में हम पूरा का पूरा एक वीडियो अलग से बनाएंगे। 1947 में पहली बार ISO 9000 में प्रादुर्भाव हुआ, ISO 9001 एग्जिस्टेंस में आया। 1995 1995 में ISO डिजिटलाइज हो गया। उस समय हिंदुस्तान में इंटरनेट बहुत ज्यादा नहीं आया था, कंप्यूटर्स धीरे धीरे आने चालू हुए ही गए थे, लोगों को हाथ में चालू हुए थे, हम लोग सीख ही रहे थे। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन डिजिटलाइज होना स्टार्ट हो गया था 1995 में। 1996 एक ऐसा साल था जहां पे कि दूसरा मैनेजमेंट स्टैंडर्ड आया जिसे हम ISO 14001 कहते हैं, विच इज एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैनेजमेंट सिस्टम का दूसरा स्टैंडर्ड था जो कि एनवायरनमेंट की बात कर रहा था कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो इस तरीके से काम करे ताकि आप एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। उसके बाद लॉरेंस डी एशर एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करते रहे, सेक्रेटरी जनरल काम करते रहे। 2003 में मिस्टर एलेक्स ड्रायडन जनरल सेक्रेटरी बने और अब से आज तक कार्यक्रम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जनरल सेक्रेटरी शायद चेंज हुआ है। आज की तारीख में ISO में 167 मेंबर्स हैं और ISO 9001 जो है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, मैंने आपको बताया ये 1987 में आया था। 1994 में इसका पहला रिवीजन आया, 2000 में दूसरा रिवीजन आया, 2008 में तीसरा रिवीजन आया, 2015 में फोर्थ रिवीजन आया। तो आज की तारीख में हम ISO 9001 का 2015 वर्जन यूज कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग ISO 9001 को 2015। ये छोटी सी जर्नी है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की। किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्या सोच थी और किस तरीके से इनकी जर्नी रही ISO। एक बड़ा ही अच्छा गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ, स्मॉल चेंजेस मेक बिग डिफरेंसेस।
आप छोटे छोटे कदम उठाते चलें, छोटे छोटे चेंज करते चलें, बड़े डिफरेंस, बड़ी चीजें अपने आप होना चालू हो जाती हैं। कैसल कैन नॉट बी मेड ओवरनाइट, एक रात में पूरा महल नहीं बन पाता है। 1946 से एक सोच चालू हुई और पहला मैनेजमेंट स्टैंडर्ड आया 1987 में। ओवरनाइट नहीं हुआ है, छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी चीजें लेके बड़े ही साइंटिफिक तरीके से इस स्टैंडर्ड को बनाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन को नर्चर किया गया है। स्टार्टिंग में 25 देश थे, आज की तारीख में 197, ऑलमोस्ट 197 कंट्रीज इसके मेंबर, उनके स्कॉलर्स, उनके इंस्टीट्यूट्स इसके मेंबर हैं। किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, ये टोटली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। हम कह सकते सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि काफी सारे देशों की गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, बट गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इसमें हाथ नहीं होता है, बिकॉज इसका जो प्रिंसिपल है वो है ग्लोबल विलेज बनाना, यूनिफॉर्मिटी हो पूरी दुनिया में एक जैसा। अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऐसा स्टैंडर्ड जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बताए कि आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो पूरी दुनिया में एक जैसा हो, ताकि एक इंसान अगर एक देश से दूसरे देश में आता है, लैंग्वेज बैरियर है, तो स्टैंडर्ड की टर्मिनोलॉजी तो समझ में आएगी, स्टैंडर्ड तो समझ में आएगा, एक जैसी चीजें तो कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन रख रहे हैं, किस तरीके से उसे समझें, क्या चीजें देखें, ताकि पता लगे कि आप लोगों की क्वालिटी या इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी कंसिस्टेंटली अच्छी आएगी। इस चीज को दिमाग में रखते हुए इस स्टैंडर्ड को बनाने की कोशिश की। स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में लाने की, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जो सोच थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, वो सोच मेरे हिसाब से, जितना मेरे को नॉलेज है, यही थी। इस वीडियो में जो मेरी इंडिविजुअल नॉलेज है वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि ISO के बारे में और भी वीडियोस आपको पता लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर आप करने की इच्छा है तो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको पता लगे कि नए वीडियोस आ रहे हैं और आप देख रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं और मेरी टीम, हम लोग कोशिश करेंगे कि हर तरीके के मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के ऊपर बात करें। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करेंगे लेके आए सर्टिफिकेशन के ऊपर, सर्टिफिकेशन किस तरीके से होता है, ताकि आपको एक प्रोसेस पता लगे। लेकिन कमिटमेंट नहीं है, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो मिले। इसके लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।